देश का सवाल, लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद एक तरफ मोदी सरकार एक्शन में आ गई तो दूसरी तरफ गठबंधन का समीकरण बिगड़ने लगा। देश के दो बड़े सियासी राज्यों में सियासी उथल पुथल मची हुई है। उत्तर प्रदेश में मोदी विरोधी बिखर रहे हैं तो बिहार में एनडीए के साथी नीतीश की नाराजगी से अटकलों का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक नई हलचल पैदा कर दी। मायावती ने समाजवादी पार्टी पर भीतरघात करने का आरोप लगाते हुए उसके साथ गठबंधन खत्म कर लिया। बीएसपी जिस प्रकार से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मिशन पर चलने वाली एक कर्मठ, अनुशासित व कैडर आधारित पार्टी है और उसी के तहत सपा से गठबंधन करके, उसी मानसिकता के तहत चलकर सपा से गठबंधन करके बड़े मानवतावादी लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर ये चुनाव लड़ा गया था। लेकिन दुख की बात यह है कि इस मकसद में भी हमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है, जिसके संबंध में सपा के काफी कुछ लोगों में भी काफी ज्यादा सुधार लाने की जरूरत है। और मायावती के ऐलान के बाद अखिलेश भी सामने आए और उपचुनाव अकेले लड़ने की तैयारी अब वो भी कर रहे हैं। जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन सवाल ये राजनीतिक नहीं है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की भविष्यवाणी सच साबित हो गई कि चुनाव के बाद मायावती अखिलेश का साथ छोड़ देंगी। ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी गठबंधन में शुरू हुई उसको कैसे देखिए, पिछला जो लोकसभा 2014 का हुआ था, ये लोग अलग अलग लड़े। कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ। 2017 में भी उसी प्रकार का गठबंधन रहा और अलग अलग भी लड़ते थे और एक साथ भी रहते थे अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप में। सबसे बड़ी बात यह हुई कि जब ये आपस में आकर इन्होंने एक बेमेल गठबंधन बनाया तो इनको लगा कि उत्तर प्रदेश में हम बहुत बड़ा महागठबंधन, महाविजय प्राप्त कर लेंगे कि 23 तारीख सपा बसपा गठबंधन के राजनीतिक रूप में अंतिम संस्कार का दिन होगा। राजनीतिक रूप में मैंने कहा, यानी अंतिम बार ये एक दूसरे के घर जाएंगे। मैंने कहा था जिस तरह ये बेमेल गठबंधन, विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन है, ये अपनी अकाल मौत को प्राप्त करेगा। और वहीं बिहार में मंत्री का खेल अब बड़ा बनता जा रहा है। बीजेपी और जेडीयू के इस खेल को अब आरजेडी और कांग्रेस ने लपक लिया है। भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता दे डाला। तर्क वही कि सांप्रदायिक शक्तियों को देश से भगाने के लिए एक विचार वाले दलों को साथ आना चाहिए। मैं समझ रहा हूं कि जिस प्रकार से वो उम्मीद कर रहे थे कि अटल आडवाणी जी वाली भाजपा होगी, उनको झटका लगा, कई झटके और लगेंगे। तो उधर उन्होंने सांकेतिक हिस्सेदारी की बात की, तो आज नीतीश जी ने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके संकेत दे दिया। तो ये सांकेतिक हिस्सेदारी बनाम नीतीश जी की ओर से एक संकेत, इसके रूप में देखा जाना चाहिए। जिस तरह से केंद्र सरकार में वो शामिल नहीं हुए, जदयू शामिल नहीं हुआ, उससे एक बात तो सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार जी चाहते थे कि उनकी संख्या, उनकी पार्टी की जो संसदों की जो संख्या है, जो जीत कर आए हैं 16 लोकसभा में, 6 राज्यसभा में, तो उसके अनुपात में उनको केंद्र सरकार में जगह मिलनी चाहिए थी। तो गठबंधनों का जो हाल चल रहा है और क्षेत्रीय दल जिस तरह से मौका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं, उससे जाहिर है जो क्रेडिबिलिटी डेफिसिट है वो आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। लेकिन सियासत के इन धुरंधरों को ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही? क्या इसलिए क्योंकि अब तक इन्होंने जिस तरह की सियासत की है, अब ट्रैक बदल गया है, लेकिन इनकी गाड़ी फिलहाल ट्रैक चेंज नहीं कर पा रही। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, पॉलिटिकल एनालिस्ट विकास छाबड़ा हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे। बहुत स्वागत है आपका। धर्मवीर चौधरी जी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ दीपक झा हैं जो कि कांग्रेस समर्थक हैं और इस चर्चा का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त हमारे साथ रोहित चहल जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी
के भविष्यवक्ता की हैसियत से अगर मैं आपको उनको इंट्रोड्यूस करूं, क्योंकि चुनाव से पहले वो बता रहे थे 3 से ज्यादा सीटें आएंगी, दिल्ली में 7 सीटें आएंगी, और अभी ये भी उनकी ही पार्टी ने कहा था कि इस गठबंधन का हाल आप चुनाव के बाद देख लीजिएगा। तो ये जो भविष्य बांचने की जो, और जाहिर है नब्ज पर हाथ है, इसीलिए भविष्य बांच पा रहे हैं और इसीलिए इनकी पार्टी वहां है जहां हम देख रहे हैं। हमारे साथ मनीष अवस्थी, चीफ पॉलिटिकल एडिटर, इंडिया न्यूज, इस चर्चा का हिस्सा होंगे। आप सभी का स्वागत है। धर्मवीर जी, शुरुआत आपके साथ जी। कहते हैं कि अगर दुश्मनी करो तो इतना ध्यान रखो कि आने वाले दिनों में कभी नजर मिले तो झुकानी ना पड़े। आपने तो हमला ही बोल दिया, कल तक साथ चल रहे थे, आज कह दिया वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, सैबोटियर हैं वो। क्यों इस तरह की बातें हुई? ठीक है, एक खूबसूरत मोड़ पर अलग हो जाते। देखिए, ऐसा है भाई साहब, जब भी कोई चुनाव होता है या कोई गठबंधन होता है तो उसके बाद उसकी समीक्षा होती है। आप थोड़ा सा पीछे अगर जाएं तो जब बाई इलेक्शन था उत्तर प्रदेश में, 3 बाई इलेक्शन थे और एक विधानसभा का इलेक्शन था, तो हमारी पार्टी का कोई उससे समझौता नहीं था, लेकिन इन फिरका प्रस्तावकों को, सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी का समर्थन किया और इनको इनके गढ़ों में हराने का काम किया। आज उसी और आशा उम्मीद के साथ में हम लोगों ने ये महागठबंधन किया उत्तर प्रदेश में। तो आप ये देखिए कि जहां समाजवादी पार्टी के गढ़ थे, कन्नौज, फिरोजाबाद, मैनपुरी में तो माननीय नेताजी थोड़े से अंतराल से जीते, लेकिन यहां पर जो परिस्थितियां बनी तो इनके जो परिवार में किसी भी तरीके का जो मनमुटाव था उसकी वजह से, अन्य कारणों की वजह से पिछले चुनाव के मुकाबले सीटें आपकी बढ़ गई और वोट उनके ट्रांसफर नहीं हुए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सीटें कम ज्यादा, बहुजन समाज पार्टी एक सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई इस देश में लड़ रही है और जो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते हैं, नहीं, काशीराम जी के बताए हुए रास्ते हैं, बातें आपने कैराना, फूलपुर, गोरखपुर देखकर आपने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद आपने सीटें भी ज्यादा ले ली। ठीकरा बेचारे समाजवादी पार्टी के लोगों पर और देखिए, आज वो अलग होने के बाद भी उस तरह के स्वर में नहीं है जैसे आप हैं। वो तलखी नहीं दिखा रहे हो, कह रहे हैं कि इसके लिए तो हमारा गठबंधन था नहीं, इसमें हमको अकेले ही जाना है। वो फिर भी इज्जत रख रहे हैं गठबंधन जो हुआ था उसकी कभी, लेकिन आप लोग तो वो नहीं कर रहे हैं। विकास छाबड़ा हमारे साथ मौजूद है। विकास, आप कैसे देख रहे हैं इस सबको? देखिए, सबसे पहले तो पिछले लगभग 30 सालों से गठबंधन की काफी सरकारें देखी हैं भारत ने, लेकिन जनता ये देखती है कि क्या उनको विश्वास है उन नेताओं पर। अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि समाजवादी पार्टी में कितना कंफ्यूजन था, दुविधा थी। अखिलेश बिल्कुल मायावती जी के साथ थे, लेकिन मुलायम ने खुद एक स्टेटमेंट दी पार्लियामेंट में कि मैं मोदी जी को प्रधानमंत्री दोबारा देखना चाहता हूं। शिवपाल अलग हो गए, तो एक दुविधा रही इनमें। तो पहली बात तो यह कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम, तो ये हुआ एक। दूसरा, जब अखिलेश और माया दोनों भरोसा नहीं जीत पाए जनता का, ये भी एक पॉइंट था इसमें। और एक बड़ा पॉइंट ये है कि दोनों समांतर रेखाएं थी, दोनों के अपने अपने वोट बैंक थे। अगर आप दोनों के वोट बैंक को ऊपर से, तो जो टॉप ऑर्डर है इनका, जो ऊपर के नेता हैं उनमें तो थोड़ा बहुत तालमेल बैठा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो नीचे भी तालमेल होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई रैलियों में हमने ये देखा जहां ऊपर नेता एक साथ मंच पे थे, लेकिन नीचे समर्थक जो डंडे लेकर आए थे उन्हीं डंडों से आपस में पिल पड़े थे। बिल्कुल ये नहीं, आप मुस्कुरा रहे हैं दीपक, लेकिन देखिए, अगर कांग्रेस ने वक्त रहते नब्ज समझी होती और गठबंधन को असल में गठबंधन बनने में मदद दी होती। महागठबंधन कहा जरूर जा रहा था, लेकिन इसमें से महा तभी अलग हो गया था जब कांग्रेस ने राह अलग कर ली थी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो स्थितियां कुछ दूसरी होती। देखिए, मैं इस डिबेट को एक थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा और एग्जाम्पल लीजिए आप बिहार का और भाजपा का, नीतीश कुमार जी का। आज किस कदर वो बेतहाशा और निराशा की गर्त में डूबे हुए हैं, भाजपा ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। यहाँ अच्छी परिस्थिति है, कम से कम इस तरह से घुट घुट के जीने से। अब टाइम आ गया है कि कांग्रेस समर्थक और कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांके। कांग्रेस पार्टी भाजपा को गरियाना बंद करें। नहीं, भाजपा को गरियाना बंद करेंगे, लेकिन भाजपा वाले जो बेवजह से गठबंधन टूटा उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं दूसरे लोगों को। तो भाजपा अपने अंदर झाके, अपनी कमियों को झाके कि नीतीश कुमार जी किस बेआबरू होकर दिल्ली से लौटे हैं, उनको वादा किया गया था कि मंत्री बनाएंगे,
उत्तर मतलब प्रदेश कहीं भी कोई गड़बड़ हो रही है तो उसकी जिम्मेदार भाजपा है। मोदी जी ने कहा था कि इनको आप वोट दीजिए, इनकी जिम्मेदारी हम अरे गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी ने ठगबंधन कहा, ये बात सच है। देखिए ये सही साबित हुई। भाजपा का अहंकार देखिए, रोहित जी 2 मिनट। दीपक भाई मुझे लगता है भाजपा का अहंकार देखिए कि 303 सीटें लाने के बाद अपने सहयोगी दलों को किस अहंकार के तले दबा रहे हैं, उनकी इज्जत को मिट्टी पलीत कर रहे हैं। अपनी सीट लेके आए लेकिन जो सहयोगियों के साथ कर रहे हैं। आज भाजपा के जो अलावा सहयोगी कांग्रेस हो गया, नहीं कांग्रेस तो आपस में मंथन विचार कर रहे हैं। अगर वहाँ मंथन भी होता है, धुआं भी निकलता है तो कहते आग लग गई है। ये मंथन विचार ये थोड़े दिन तो चलता, मतलब इतना वजह से धुआं भी उठा। आइए सुन ले रोहित को सुन ले। देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। दीपक जी की बात सुनकर यही समझ में आता है कि अहंकार आज भी कांग्रेस पार्टी। अरे मैंने दीपक भाई मैंने कुछ नहीं बोला, सुन तो लीजिए दीपक भाई सुन तो लीजिए। अरे दीपक भाई सुन तो लीजिए, आग तो कांग्रेस के घर के अंदर लगी हुई है। अगर आप समय रहते बुझा लेते, इस गठबंधन की बुझा लेते तो आज ये परिस्थितियां नहीं होती। जनता के अंदर जिस तरीके से आज एक रोष था, और आज भी देखिए जिस तरीके से मायावती जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई दिनेश जी, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जाति की बातें की गई कि यादवों का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, हमारा वोट, मतलब ये समझ लीजिए ये इन सबको वोट बैंक के तरीके से यादव हो गए। मतलब यादवों को कहीं ना कहीं एक अपमान करने का काम हुआ कि मतलब आप देखिए भरोसा नहीं है, मतलब इस तरीके शब्द। और इतना ही नहीं, मैं तो कहूंगा क्यों आज जनता ने पूरी तरीके से देखिए जातिगत राजनीति को नकार दिया है। जाति के ऊपर परिवारवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ और देश विरोधी ताकतों के खिलाफ एक वोट दिया है, मैंडेट दिया है। वही एक कारण है मोदी जी के ऊपर भरोसा बना है, क्योंकि डेवलपमेंट पे काम, विकास पे तो आप के वोट जोड़े गए थे। ये देखा गया था कि पिछली बार कितना वोट किसको मिला था, उस हिसाब से चला नहीं। यही नहीं एक देखिए दिनेश जी, मुझे लगता है नहीं दीपक भाई सुन तो लीजिए। दीपक भाई मैं दीपक भाई सुन तो लीजिए। जाति के नाम पे कुछ दीपक भाई सुन तो लीजिए। सही है दीपक भाई, हम लोग अगर जाति की बात करें तो गलत है। आप छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में मोदी जी का भाषण उठा के सुनिए, वहाँ पे साहू बोलते हैं तुम साहू हो मैं मोदी हूँ। भाई आपने जाति का कहा प्रधानमंत्री हो, अपनी जाति नहीं बतानी पड़ेगी क्या? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। शर्म इस बात पकड़ी जाती है। मोदी जी जाति को तोड़ रहे हैं और बाकी लोग जातियों की बात कर रहे हैं। अरे यही गलत बात है, भाजपा का चाल चरित्र दिखाता है। और दो बातें और मैं बताता हूँ, भाजपा 2 लाइन लेके चलती है। गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं, टोपी पहनते हैं अपने मोदी को। आप सभी सियासत के आप अपने मन की बात करें और अच्छा न लगे तो बात। देखिए हाथी जो है वो साइकिल की हवा निकाल के पंचर करके और उतर गए। और मैं तो कहूंगा कि आज बहुजन समाज पार्टी ने तलाक दे दिया समाजवादी पार्टी को। और समाजवादी पार्टी जो है, देखिए मुलायम सिंह जी एक समझदार और अनुभवी नेता थे, और उन्होंने पहली चीजें समझ ली थी। उन्होंने बहुत कहा, यही कारण था 2017 में चाहे देखा आपने और 2018 में 19 में भी देखा ये चीज। क्योंकि सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव जी मैच्योर भले हो गए हैं, पॉलिटिक्स समझने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है। और जनता के बीच में ना जाने का कारण है समाजवादी पार्टी आज भी सिर्फ जातिवाद परिवारवाद के नाम पे, चाहे बहुजन समाज पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी। मनीष क्या ये वाकई मनीष ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं, असल में क्या इसका फॉल आउट है कि एक पैराडाइम शिफ्ट का वक्त है देश की सियासत में, जिसको नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि बड़े बड़े पोलस्टर्स भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब फिजा बदल गई है, वो ट्रेंड और ट्रेडिशन में ही चले आ रहे हैं। क्या असल में इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये बात समझ में नहीं आई थी, इसीलिए गठबंधन हुए थे और इसीलिए अब ये टूट रहे हैं? दिनेश, आपने जब शुरुआत की थी तो सबसे पहले आपने कहा कि रंजिशें करो, इतनी करो कि दोबारा गुंजाइश रहे कि जब मिलें तो कम से कम आंखों में शर्म ना हो। आपने बात की एक पैराडाइम शिफ्ट की दिनेश, इसमें साफ तौर पे जो दिखाई देता है वो ये कि जो चुनाव पूर्व इनको लग रहा था कि भाई गणित जो है वो इनके पक्ष में जाता है, अगर जातिगत नीति से देखें तो इनके पक्ष में दिखाई दे रहा था, दोनों साथ आ गए। लेकिन बात ये होनी चाहिए थी कि अगर पराजय हुई है तो इसमें हम चिंतन करें, जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना मेरा साथ, तो यहाँ साथ तो दूर, दोनों इतने दूर हो गए कि अब देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन हाँ, राजनीति में गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, स्थायी ब्रेक मुझे दिखाई नहीं देता। मनीष, एक बात और, मायावती इस अलगाव के साथ अपनी तलखी जोड़ रही हैं। एक उन्होंने कहा भीतरघात किया गया है, हमारे कार्यकर्ता मिशनरी की तरह काम करते हैं, उधर भीतरघात किया गया है। क्या वो उस तलखी को, जिस तलखी पर दोनों की बुनियाद थी, जिस रंजिश पर दोनों के वोट अलग अलग एक दूसरे को जाते थे, मतलब इधर बसपा का खड़ा होता था, इधर सपा का खड़ा होता था, क्या उस डिस्क्रिमिनेशन को और स्पष्ट करने के लिए उन्होंने ये बात कही है?
देखिए, वो साफ तौर पर अब बहुत ज्यादा निभाना नहीं चाहती और उनका ये कह देना कि भाई हम अकेले जा रहे हैं, उपचुनाव में अकेले जाएंगे, विधानसभा चुनाव का भी वो हिंट करती हैं कि अगले विधानसभा चुनाव 22 में जो होने तब भी हम अकेले जाएंगे। तो ये साफ तौर पे बताता है कि अपने काडर को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने काडर को एकजुट रखने के लिए मायावती का ये संदेश है, सीधा संदेश है, संकेत नहीं, कि आपका एकजुट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने जिससे हाथ मिलाया था वहां गांठ पड़ चुकी है। 2 मिनट के बाद हमको ब्रेक लेना है, इसलिए विकास छाबड़ा आपसे एक संक्षिप्त उत्तर ये चाहेंगे कि क्या अक्सर हमने क्रिकेटर्स को सुना है कि अगर आप टेस्ट मैच खेल के आए और अचानक आपको 2020 खेलना पड़े तो माइंडसेट चेंज करने में वक्त लगता है। यहां पे क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने जल्दी जल्दी गियर शिफ्ट करने की अब अपनी आदत बना ली है? अब वो कार्यकर्ता बेचारे जो पहले एक दूसरे के साथ गलबहियां डाल रहे होंगे, उनको समझाया गया होगा कि सपा बसपा अभी साथ में जा रहे हैं, उनको समझा दिया गया होगा सुनो वो अलग है हम अलग हैं। ये उनके लिए कितनी दुश्वारी की बात है जो बेचारे दरी और कंबल और टेंट लगाने के काम करते हैं? देखिए, अगर कार्यकर्ता इकट्ठे हुए होते तो जीतना गए होते। अगर कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं हुए तभी तो हारे हैं ये। वही बात फिर दोबारा दोहराऊंगा कि ये टॉप ऑर्डर पे जो ऊपरी नेता थे उनमें तालमेल था, नीचे बिल्कुल तालमेल नहीं था, इसी वजह से ये हार हुई है। इसी को ही बोलते हैं कि अर्थमेटिक नहीं केमिस्ट्री काम करती है, क्योंकि नीचे वाले क्यों एक दूसरे को वो मिलेंगे एक दूसरे से। और दूसरी बात यह है कि जाति समीकरण बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। ये सिर्फ एक राज्य की बात नहीं, आप किसी राज्य से एक बात बताइए, ये सिर्फ नरेंद्र मोदी सामने खड़े हुए हैं इसलिए ध्वस्त हो गए हैं फिल वक्त, बहुत या अब देश की सियासत में हमेशा के लिए जातीय जो जंजीरें थी उनकी जकड़न खत्म हो गई? आपको क्या लगता है? मुझे ये इतना वाजिब प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसका उत्तर बहुत बहुत बढ़िया है कि अब मुझे ये लगता है कि मोदी भी अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो मोदी को भी वोट नहीं पड़ेगी। जो डिलीवर करेगा उनको एक बात समझ आई है अभी वोटर्स को, वो ये कि मैं इसलिए कह रहा हूं सिर्फ मोदी, क्योंकि मोदी के बरक से डिलीवर करने वाला कोई दिखाई दे रहा होता तो इतनी सीटें नहीं आती। आपकी बात मान गया, इसमें मैं एक बोलना चाहूंगा, इसमें मुझे टाइम ये समय दीजिए, मुझे समय दीजिए। इसमें बात यह है कि अगर जो वोटर्स है वही समझता है कि अगर जाति के नाम पर वोट दूंगा तो जो नेता वो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन जो वोटर्स है वो गरीब के गरीब ही रहते हैं। अभी तक नहीं, एक सेकंड दीपक झा, अभी तक जो चुनाव की समझ रखने वाले या देश के सियासत में कब कहां किस तरीके से वोट किधर ट्रांसफर होता है ये देखने वाले लोग रहे हैं, वो जाति को इस संदर्भ में नहीं देखते। वो जाति को इस संदर्भ में देखते हैं कि ओबीसी, ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस में और फिर एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लासेस, इस तरीके से। और ये संप्रदायों के आधार पर अलगाव, जिसको आप हिंदू मुस्लिम कह रहे हैं, वो उस तरीके से समझा जाता रहा है। लेकिन क्या ये बात ठीक है मनीष कि अब ये जातीय समीकरण हमेशा के लिए ध्वस्त हो गए हैं? अब मोदी के रहते ये बात कही जा सकती है, आगे उसके बाद की बात कम से कम ये स्थापित सत्य के रूप में नहीं। देखिए दिनेश, जो लगातार हम चुनाव कवर करते रहे, मुझे ऐसा लगता है कि जातिगत समीकरण तो हमेशा बने रहेंगे। इस समय जो काम किया वो भारत की एकता और राष्ट्रवाद, जो कि एक माला में पिरोता है, वो केवल राष्ट्रवाद था जो जातियों पर हावी दिखाई दिया। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी सब एक गुलदस्ते के फूल की तरह एक थे, लेकिन उसके बाद अलगाव हुआ क्योंकि फिर अपने अपने स्वार्थ सामने आने लगे। और क्योंकि नेशनलिज्म को सामने रखते हुए, राष्ट्रवाद को सामने रखते हुए मोदी चुनावों में गए थे, लिहाजा ये समीकरण ध्वस्त हुए हैं। छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं। देश का सवाल है कि गठबंधन की राजनीति किधर जा रही है? कोएलिशन पॉलिटिक्स, और कोएलिशन पॉलिटिक्स के भी अलग अलग शेड्स हैं क्या? एक शेड वो जो हमने समाजवादी पार्टी और बसपा के मामले में देखा, एक शेड वो जो हमने जेडीयू के एनडीए में शामिल रहते हुए एक मंत्री मिल रहा था उनको पद, उन्होंने कहा हमको सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, और अब वहां जाते ही नीतीश कुमार ने अपना कैबिनेट एक्सपेंशन किया, अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और उसमें कुछ एक जेडीयू के नए लोगों को शामिल किया। भाजपा को एक तरीके से यह बताया कि इधर हमारी चलती है, और उसके बाद वो महागठबंधन वाले लोगों से, मतलब ये आरजेडी से अपनी कुर्बतें बढ़ाते हुए दिखाई दिए। उसमें रामविलास पासवान भी हालांकि शामिल थे इफ्तार पार्टी में, गिरिराज सिंह ने उसको लेकर ट्वीट भी किया। अब उनको कहा जा रहा है कि अमित शाह जी ने डांटा है, लेकिन ये सब कुछ दिखा क्या रहा है? किधर जा रही है देश की पॉलिटिक्स? हमारे साथ जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट संजय कुमार साहब भी, जो कि बिहार की पॉलिटिक्स को बहुत करीब से जानते हैं। संजय साहब, आपका एक क्विक कमेंट, कैसे देख रहे हैं आप इसको? संजय कुमार साहब से हमारा संपर्क इस वक्त नहीं है। अतुल सक्सेना साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है अतुल साहब। हम बात यही कर रहे हैं कि ये ठीक ही कह रहे थे कुछ लोग कि ये तो ठगबंधन है, कि इसकी कितनी उम्र है देख लीजिएगा चुनाव के बाद। मतलब हार अगर हिस्से आई तो साथ चलना 4 डग भी गवारा नहीं है। देखिए, आपका कहना ठीक है, और ये जो बीएसपी सुप्रीमो हैं, तो इनकी आदत यदि आप देखें पिछले कई वर्षों में, ये मौका परस्त जिसे कहा जाता है, वो कह सकते हैं, उस तरीके की कार्यशैली है। और
आपको मालूम है तो समाजवादी पार्टी को मालूम नहीं था? नहीं, देखिए समाजवादी पार्टी को भी मालूम था, पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ये गठबंधन किया था वो जनता के मताधिकारों को उन्हें राहत देने के लिए, जनता के अवसरवादी के साथ जाए जो वो भी तो वो तो महाअवसरवादी हुआ। नहीं, देखिए इसमें अवसरवादी की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जो है विकास के मुद्दों पर कार्य करती है और हम लोग स्वच्छ राजनीति के प्रति संकल्पित हैं, जनता के लिए जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। और इस तरीके से यदि जो मायावती जी ने जो आरोप लगाया है, ये आरोप भी मायावती जी ने लगाया है। समाजवादी पार्टी को आज 12-13 दिन हो गए, समाजवादी पार्टी जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई भी इस तरीके का जवाब नहीं आया है और ये जवाब मायावती जी को शोभा भी नहीं देता। 2014 में 0 सीट थी, यदि सपा का वोट बैंक ट्रांसफर नहीं हुआ होता। नहीं, आपके आने से पहले बात मैंने कही, लेकिन सवाल ये है कि आपने उनके साथ हाथ क्यों मिलाया? आपने मेरा मतलब समाजवादी पार्टी से है। नहीं, ये क्यों? अगर आपको मालूम था कि समाजवादी पार्टी को मालूम था कि इनके साथ हाथ मिलाना एक तरीके से धोखे से हाथ मिलाना है, धोखा मिलेगा आने वाले दिनों में, तो धोखे को आमंत्रण किसने दिया? समझा ये गया था कि इतने वोट उनके हैं, इतने वोट हमारे हैं, हम दोनों मिल जाएंगे तो ये सीधे सीधे इतना आ जाएगा, जीत के लिए इतना चाहिए, हम जीत जाएंगे। ये काम आया नहीं साहब। ऐसा है, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर पॉलिटिकल लीडर जब भी चुनाव में जाता है तो जीतने की मंशा से चुनाव में जाता है और वो आदमी चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी मंशा से विशफुल थिंकिंग से काम नहीं चलता ना अतुल सक्सेना साहब। सर आपको नब समझनी पड़ेगी ना। हम जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो हम फेल होने के लिए नहीं देते हैं सर, हम उसमें अपना गणित लगाते हैं और गणित लगाना कोई गलत बात नहीं है। बीजेपी भी आप नहीं कह सकते कि अवसरवाद नहीं है, उसने भी अलायंस करा है और उसने अलायंस किसके साथ अलायंस किया है जो अवसरवादिता का? महबूबा मुफ्ती के साथ में। नहीं, वो कहते हैं कि हमने उस समय एक विकल्प देने की कोशिश की थी। रोहित चहल मतलब आप भी करते हो अवसरवादी पार्टी ने लास्ट मोमेंट पे इस्तीफा दिया है सर। आप देखिए पार्टी के साथ वो अवसरवादी राजनीति नहीं करते। दीपक भाई सुनिए, अब सुनिए, देखिए मुझे लगता है आज जो स्थिति है बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की, जो सांप नेवले होते लड़ते थे, आदि के हम कह रहे थे सांप नेवले, आज वो सांप नेवले फिर से लड़ने शुरू हो गए। नहीं, सच्चाई हमारी तरफ से कोई लड़ाई नहीं है। सच्चाई ये थी, इनको जनता से कोई सरोकार नहीं था, जनता के मुद्दों से कोई मायावती जी का ऐसा बयान है लड़ाई लड़ रहे थे तो हम भी और सबको बधाई, ये हमारी तरफ से बयान है। हम किसी लड़ाई में विश्वास नहीं रखते, हम देश की जनता के विकास के लिए कार्य करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। मोदी जी को फिर से जनता ने बहुमत दिया है, आप इस तरीके के बयानबाजी ना करें। जनता के लिए अब आपको कार्य करने का फिर से मौका दिया गया है, आप उस पर कार्य करें। समाजवादी पार्टी असल में समाजवादी पार्टी हर एक तरीके से लूजर रही, लूजर रही। समाजवादी पार्टी का अपना वोट भी गया, समाजवादी पार्टी को के सिर पे ठीकरा भी फोड़ दिया गया, बहन जी के पहले से ज्यादा सांसद भी आ गए, लेकिन जिम्मेदार उन्होंने समाजवादी पार्टी तो हर तरीके से लूज किया ना उसने। हमारे साथ संजय कुमार कुछ देर में जुड़ रहे हैं, बिहार की सियासत पर उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन ये बात धर्मवीर जी, ये तो एक्सट्रीम अपॉर्चुनिज्म हो गया कि जहां पर आपने देखा कि मीठा मीठा है, आप गप गप के मूड में थे, और जहां थोड़ा कड़वा आया आपने तुरंत बगैर मौका गवाए थू कर दिया। देखिए दिनेश जी, आपको बहुजन समाज पार्टी को समझने के लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा बाबा साहब को और मान्यवर काशीराम साहब को। मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, बहुजन समाज पार्टी जो है वो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रही है, और ये कोई 19 का चुनाव कोई लास्ट चुनाव देश में नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी आज देश में एक स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं और वो सर्व समाज की नेता है। अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अखिलेश के यादव जी की समाजवादी पार्टी के साथ में जो वोट ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो वो उन्होंने देश के हित में, प्रदेश के हित में, बहुजन समाज के हित में लिया है। और इन फिरकाप्रस्त ताकतों को कैसे रोकना है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर, ये बहन जी अच्छी तरह जानती हैं। और हमने ये नहीं कहा है, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के स्टेटमेंट को आप देखें कि अगर ये अपनी पार्टी को कैडराइज करते हैं, अगर इनके सर आप संजय कुमार साहब से बात कर लेते हैं। हम दरवाजे नहीं, आप वोट ट्रांसफर नहीं हुए, ये आपने कैसे अंदाजा लगा लिया? आपको पता है वो ईवीएम में कौन किसको वोट डालकर आया? नहीं, एक सेकंड, सीटों पे फिरोजाबाद की सीट संजय कुमार साहब, 5 लाख रोहित, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। संजय कुमार, एक सीट का विश्लेषण ना करें। संजय कुमार साहब से बात करते हैं। संजय कुमार साहब, ये बिहार की पॉलिटिक्स में चीजें किधर जा रही हैं अब? देखिए, नीतीश कुमार जी का जो रहा है ट्रैक रिकॉर्ड, वो बड़ा अनप्रिडिक्टेड टाइप के लीडर रहे हैं और एक विकास का चेहरा तो वो बिहार में रहे हैं।
इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जो कभी कभी प्रेशर पॉलिटिक्स में जब चीजें होती हैं, या कहिए कि कभी कभी रिएक्शन में जो चीजें होती हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होने लगती हैं। और वहां पर होता क्या है कि फिर चीजें किस दिशा में जाएगी या उसको अंतिम अंजाम तक लोग कहां तक ले जाएंगे, ये बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये बात कि अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव में महागठबंधन के लोग, चाहे वो जीतनराम मांझी हो, चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे वो रघुवंश बाबू हो, ये सारे लोग जो कोसते रहे और नीतीश कुमार पर आक्रामक रहे, इतनी दरिया दिली क्यों? और ये दरिया दिली कहीं न कहीं से एक दबाव की राजनीति का संकेत तो करता है। और नीतीश कुमार भाजपा को भी ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ठीक है, केंद्र में आपकी ताकत जितनी बड़ी हो, आपकी मर्जी, आप हमें सरकार में शामिल कीजिए, नहीं कीजिए, ये चीजें आपको तय करनी है, लेकिन बिहार में चीजों को मैं तय करता हूं। और देखे होंगे कि चुनाव के दरमियान भी बड़ा भाई छोटा भाई का मामला यहां चला था, उसी के तहत ये आते हैं और मंत्रिमंडल के विस्तार में 8-8 मंत्रियों को जेडीयू के खाते से कहते हैं कि ये मेरे खाते के लोग हैं और उनको शामिल करते हैं। दूसरी तरफ इफ्तार पार्टी में जिस तरह से जीतनराम मांझी के साथ मिलते हैं, फिर उनके घर पर जाते हैं, या जेडीयू के लोग जो हैं वो भाजपा के पार्टी में नहीं जाते। पहले जनता जनार्दन और उसके सेवक वाली भूमिका में लोग खुद को देखते थे, अब बात बाजार की आ गई है, ब्रांड की, प्रोडक्ट की, और टारगेट ऑडियंस के पार्लेंस में भी अगर बात कर लें तो जो क्रेडिबल होता है, जो कहता है वही करता है, उसके साथ लोग जाना पसंद करते हैं। जिनको जी भर के गरियाया गया तमाम मंचों से, अब उनके साथ गलबहियां डाले जब लोग दिखाई दे रहे हैं, तो जनता क्या मन बनाती है? क्या इनके रहे सहे वोट भी जाएंगे, या असल में इसी तरीके से इनके वोट कंसोलिडेट होंगे? देखिए, जनता तो बड़ा कंफ्यूज रहती है। बात है कि अर्थमेटिक चाहे जितना बन जाए, केमिस्ट्री नहीं बन पाती है। और जनता को तो लगता है कि भाई एक तरफ आज तो कोई मूल्य का, कोई विचारधारा की राजनीति तो है नहीं, राजनीति सुविधा की है, और सुविधा के अनुसार सत्ता तक हमारी हिस्सेदारी कैसे पहुंचे, चीजें उस तरफ जा रही हैं। यही तो कारण है कि आज का जो युवा वर्ग है वो राजनीति से थोड़ी दूरी बना के। लेकिन संजय साहब, अगर विचारधारा नहीं रखी जाएगी तो कुछ दिनों तक हो सकता है कुछ लोगों के साथ मिलकर सरकार बना ली जाए और किसी तरह चला ली जाए, लेकिन पार्टी फिर धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। मनीष, आप इससे सहमत हैं? जी हाँ, जाहिर सी बात है, अगर आप अपनी विचारधारा से डिगते हैं दिनेश, तो आपका अस्तित्व वैसे ही अधर में लटक जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये नेताओं को और सियासतदानों को ये सोचना होगा कि आखिर जो वो बात करते हैं उस पर वो अडिग रहें, और अडिग रहकर अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। ये नहीं कि वक्त के साथ खुद को बदलना, रंग बदलती राजनीति, ये तो सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ दिनेश, मुझे ऐसा लगता है कि मानक तो राजनीति के भी तय होने चाहिए ना। काम करना, समाज सेवा राजनीति का गुणधर्म था, कितने लोग निभाते हैं आप ये देखिए। और जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आईएसओ प्रोडक्ट जैसे उत्पाद पर एक आईएसओ सर्टिफिकेट होता था, नेताओं के चाल चरित्र चेहरे को लेकर भी एक आईएसओ मानक जो कि 5 साल में एक चुनाव के रूप में आता है, लेकिन ये तय हो जाना चाहिए कि ये नेता जो कह रहा है इसी पर वो अडिग रहेगा। लेकिन और ये आईएसओ रिवाइज भी होते रहेंगे, रिव्यू भी होते रहेंगे। अतुल साहब, इसमें समाजवादी पार्टी का आईएसओ इस समय तो बहुत खतरे के दौर से गुजर रहा है। आपके अपने लोग, आप मतलब समाजवादी पार्टी के अपने लोग उसके घर को छोड़ के गए, कोई प्रसपा बना रहा है, अब अलग चलने की बात कर रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ बातों पर मुलायम सिंह यादव साहब की बात उनके बेटे खुद नहीं मानते, वो शायद गठबंधन के पक्ष में भी नहीं थे, अब अलग चलने के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन ये नीति बनाई गई है कि हम उतने तल्ख होकर हमला नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी अभी साथ छोड़ा है। कुल मिलाकर क्या यहां भी दिशाहीनता और भ्रम की स्थिति है? नहीं, देखिए, जब भी कोई परिवार होता है तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि मुलायम सिंह जी ने, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने जो बात कही वो अखिलेश जी ने नहीं मानी, प्रस्ताव बनी। हमने पहले कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी स्वच्छ राजनीति के प्रति संकल्पित हैं और जनता जनार्दन के लिए सेवा करना चाहते हैं। आपने उनके कार्यकाल में देखा है। अब रहा सवाल कि मुलायम सिंह जी की बात नहीं मानते, तो ये परिवार, हम यहाँ राजनीति करने आए, परिवारवाद का विषय छेड़ने नहीं आए हैं। मैं भी कह सकता हूँ कि अभी शपथ ग्रहण हुआ, मोदी जी ने अपनी माता जी तक को नहीं बुलाया, अपनी मैडम तक को नहीं बुलाया, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया। तो हमें इस चीज में नहीं पढ़ना है। हम हमें सर, मैं वही बोल रहा हूँ, सर, मैं चाचा जी को हरा दिया। अरे सरकार, मैं यही बोल रहा हूँ, अरे सर, मैं यही बोल रहा हूँ कि हम उस मामले में नहीं जाना चाह रहे। आप देश की बात करिए, आप पूर्ण बहुमत से क्यों परेशान हो रहे हैं?
अरे आप भाई साहब पूर्ण पार्टी बहुमत से हैं, उसके बाद फिर परिवार मैं आपके साथ हूँ सरकार, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए, कष्ट करें आप, अरे आप सुने तो सही। मैं तो एक धर्म की राजनीति आप बोलिए, अपने मुसलमानों यदि आप इतने वोट पा करके मुसलमानों को इतने वोट पा करके भी यदि ये आप सुनना नहीं चाहते हैं तो ये आने वाला समय आपको दिखा के रहेगा, ये भी कह देना चाहता हूँ। रोहित इसलिए खोले को जनता ने नकार दिया है, जातिवाद को परिवार घोटाला बीजेपी ने चुनाव जीता है। शांति शांति शांति। देखिए, अगर रोहित चहल परिवारवाद की बात करते हैं, इनके यहाँ पे सबसे बड़ा परिवारवाद जा रहे हैं, हर सांसद पर अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, चर्चा इस बात पर कर रहे हैं और कोई विधायक क्षेत्रीय पार्टियां के पास छठ राष्ट्रवाद धर्मवीर जी ऐसे में नहीं सुन पाएंगे, कौन सा गठबंधन किया, ऐसे में कोई बात नहीं हो पाएगी, को तोड़ के कौन लाया था, ऐसे में कोई बात नहीं हो पाएगी। अनुराधा प्रिया पटेल को आपने क्यों जगह नहीं दी, हनुमान बेनीवाल को, प्रिया पटेल, एक जगह धर्मवीर जी आप अपने गिरेबान की अभी बात कीजिए ना, संकट में आप लोग हैं, आत्ममंथन का वक्त आपके लिए। बहुजन समाज पार्टी कभी संकट में नहीं रही, आप हमारे वोट परसेंट को देख लीजिए, और हम उत्तर प्रदेश में मनुवादियों के किले को तोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन उस किले को चटकाने का काम बहुजन समाज पार्टी और इस किले को तोड़ करके चकनाचूर करने का काम ये बाबा साहब के मानने वाले जरूर करेंगे। ये आखिरी चुनाव नहीं है, ये मोदी जी के लिए आखिरी चुनाव हो सकता है, लेकिन बहुजन समाज के लोगों के लिए पैरों में गिराने वाली बात नहीं है, हमारे हिंदू समाज की संस्कृति है, हिंदू समाज की संस्कृति है ये, जहाँ पर बड़ों को देखते हैं वहां पे हम हैं, खुश पैर में गिराने वाली बात नहीं है, आपने पैर में गिराने वाली बात नहीं है। धर्मवीर जी क्या हाथी वाकई साइकिल पर पैर रखकर पंचर कर दिया, आगे बढ़ गया और साइकिल की रिम विम टेढ़ी हो गई है, अब साइकिल किसी तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने आज सुबह स्पष्ट कहा है कि हमारा कोई ब्रेकअप नहीं है, हम दोबारा से फिर एक साथ आ सकते हैं। और अखिलेश यादव जी की उन्होंने तारीफ की है कि उन्होंने पूरा सम्मान किया और ये एक परिवार का रिश्ता बड़ा है और ये आजीवन बना रहेगा। क्या कुछ एक मामलों में टैक्टिकल मिस्टेक हो गई? वो जो अरिथमेटिक की बात अतुल जी की जा रही थी, क्या इसी संदर्भ में वो तलखी भुलाकर पैर तक छू लिए डिम्पल जी ने? देखिए, परिवार को पैर में गिराऊंगी, पैर में ये अकाली दल के रणवीर जी सुन लीजिए, इस समय सबसे ज्यादा रिसीविंग एंड पे वही है। आपका क्वेश्चन, आप मुझे रोहित जी बताइए, आपको हिंदू संस्कृति में पैदा हुए, सुन लीजिए क्वेश्चन, सुन लीजिए आपने क्वेश्चन सुन लीजिए, बात नहीं हो पाएगी, ठीक है देखिए अतुल सुन लिया, मेरा जवाब अच्छी बात है, उनकी बात तो सुनिए। पूछना चाहता हूँ, अरे महाराज उनकी बात तो सुन लीजिए, फिर आप पे आते हैं। मित्र से केवल एक चीज पूछना चाहता हूँ, अरे आप ये भी हिंदू संस्कृति में पैदा हुए हैं, कहा था पूरा कर दिया, मैं तो मान रहा हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। क्या पूछना चाहते हैं सर, आप बताइए क्या पूछना चाहते हैं? मायावती जी ने अतुल आप मेरी बात का जवाब दीजिए ना, फिर आप उधर जा रहे हैं। बोलिए सर, मैं उधर बोलिए ना सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए जो पैर छूने वाली बात है, डिम्पल जी ने जो पैर छुए हैं वो किसी झुकने झुकाने के संदर्भ में नहीं छुए हैं, पैर हिंदू संस्कृति के तहत छुए हैं, और वो मायावती जी की भतीजे की भी अरे उनके ऊपर दया कीजिए कुछ, अरे उसको खत्म कर दिया आपने, अरे जरा उनकी सुन ले, एक सेकंड। रोहित, मायावती के भतीजे ने मुलायम जी के पैर नहीं छुए, आपको याद होगा, नमस्ते करी, इसकी मैं निंदा करता हूँ, इसकी हमने निंदा करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने निंदा करी। अच्छा ठीक है, यादवों के अंदर क्या आप लोग अपने वोट बैंक को भी ढंग से नहीं समझ पाए? आप यादवों को भी नहीं समझ पाए कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं? सर हमने
ने क्या कहा, हम जातिवाद राजनीति की तरफ है ही नहीं। हमें यादव से मतलब नहीं, हमें तो यादव का भी वोट चाहिए, हमें दलित का भी वोट चाहिए, हमें कास्टों का भी वोट चाहिए, हमें ब्राह्मणों का भी वोट चाहिए, हमें दूसरों का भी वोट चाहिए। कोई भी पार्टी केवल एक वोट बैंक पर राजनीति नहीं कर सकती। और जो बीजेपी ने राजनीति करी है, ये झूठ बोलने की राजनीति करी है। पर मैं फिर कहना चाहता हूँ, अगर इस तरीके से ये आप लोग कम से कम यहाँ देखिए सुपर खान को रावण ने भेजा था और उस रावण ने सुपर खान का कहा खा लिया, राम के नाम पे भी रोटियां पका रहे हैं, राम के नाम पे अच्छी बातें रोटियां पका रहे हैं। तो दिनेश ने आपका स्वागत किया था कि जब से आपकी सरकार बनी है तो आप शांत हो गए हैं। फलों से लदा पेड़ झुका होता है, आप क्यों परेशान? आप नहीं बीजेपी के मजे की बात यह है कि धर्मवीर जी एक सेकंड, बाकी सब फेडर डाउन कीजिए प्लीज पीसीआर, बाकी फेडर डाउन कीजिए। अतुल जी का फेडर उठा के रखिएगा ऑडियो का, वो क्या कहते हैं वो सुनते हैं। मैं केवल एक चीज ये भी कहना चाहता हूं, जैसे रोहित जी से भी मैं कहना चाहता हूं स्पेशली, कि बीजेपी को जनता ने प्रचंड वोट दिया है और पिछले कार्यकाल में मोदी जी पिछले कार्यकाल में जो मोदी जी नहीं डिलीवर कर पाए हैं, जैसे जनता ने जुमलेबाजी करार देने का कार्य करा है, अब फिर से 5 साल का समय दिया है। अब बीजेपी और बीजेपी के नेताओं को चाहिए कि वो बीजेपी के नेताओं को चाहिए आप कहीं और रोजगार पे कार्य करें, 35 पे कार्य करें, 370 पे कार्य करें, राम मंदिर बनवाने का कार्य करें। आप बाकी सारे फेडर डाउन कर दीजिए। मनीष का फेडर प्लीज उठाइएगा। मनीष, क्या ये सब भी जो हम देख रहे हैं ये सोची समझी रणनीति के तहत है कि जैसे ही कोई जायज सवाल, जायज मुद्दे को लेकर उठाया जाए उसमें शोरगुल ज्यादा बढ़ा देना? असल में ये साबित कर रहा है कि गठबंधन की हालत और समाजवादी पार्टी बसपा की हालत वाकई खराब है। देखिए, इन्होंने फिर भी एक गुंजाइश रखी है। अतुल सक्सेना अतुलनीय काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए चीख पुकार करके, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सक्सेना साहब, आत्ममंथन का दौर है, आत्मचिंतन का दौर है, पराजय हुई है, इसको आपको मानना होगा। और दूसरा, धर्मवीर जी की एक बात मैं सुन रहा था, ये बड़े साफ तौर पे कहे, ये परमानेंट नहीं है, यानी ये स्थायी ब्रेक नहीं है, विकल्प खुले हैं। ये कल फिर एक साथ गलभैयां करेंगे। ये केवल और केवल जो फिरका परस्त राजनीति है, ये केवल ये देखने के लिए है कि तू ऊपर या मैं, शह और मात के इस खेल में मायावती इस बार ऊपर दिखाई दे रही है, इसलिए सीधे तंज मतलब क्या विकास छाबड़ा साहब, इसका मतलब ये निकाला जाए कि आने वाले दिनों में इन पार्टियों को लेकर या इस तरह की पार्टियों के गठबंधन को लेकर जो लोगों के दिमाग में भ्रम और संशय रहता था वो और बढ़ जाएगा कि इनके हालात हम देख चुके हैं, तब ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था और ये कहा था, इनके साथ तो नहीं जाना। ये बिल्कुल सही बात की आपने। हम सभी ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक दूसरे को धोखा दिया है। मैं कहता हूं कि इन्होंने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, इन्होंने जनता को धोखा दिया है। अगर आप प्री पोल अलायंस कर रहे हो और हारने के बाद एकदम से अलायंस तोड़ रहे हो तो ये बहुत बड़ा धोखा है जनता से। अब इन्हीं को यह सीखना चाहिए कि बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल पंजाब में वो चुनाव हारे, वो विधानसभा भी हारे हैं और अभी लोकसभा में भी उनके कोई बहुत जीत नहीं हुई है, वो हारे ही है वहां पे। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने एक मिनिस्टर उनका भी बनाया है, उनको भी अपने साथ रखा है। इसी तरह शिवसेना भी हमने देखा है कि अगर कैसा भी उनका रहा आपस में, लेकिन वो चुनाव इकट्ठे लड़ते हैं, चाहे कैसे भी एक दूसरे से रिश्ते रहते हैं, लेकिन वो इकट्ठे रहते हैं। तो ये चीज सीखने वाली है। अगर सिर्फ चुनावों में ही गठबंधन करना है और वहां विचारधारा वाली बात है, वहां विचारधारा हिंदुत्व की और वो उसी तो इसका मतलब इनकी विचारधारा एक नहीं है, तो फिर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? एग्जैक्टली, तो फिर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं? तो ये छल था, तो कई बार हम शिवसेना को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर होते हुए क्यों देखते हैं? हमलावर वो दबाव तंत्र की एक नीति के तहत हमेशा ये करते हैं। मोदी जी बिहार में जाके कहते हैं बिहारी आदमी सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट है, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है। और महाराष्ट्र में जाके आपके कमलनाथ बिहार के लोग आके यहाँ पर क्योंकि सत्ता का आपके लोग हैं, सत्ता का कानून को आप भी आराम कीजिए, फिलहाल इतना ही।